नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और आज दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में सवाल यह कि क्या हैदराबाद सीट जीतने के लिए ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया है? क्या जिस ओवैसी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताती थी, आज बीआरएस को पटखनी देने के लिए क्या असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया गया है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या मोदी लहर में ओवैसी को अपने गढ़ हैदराबाद में हार का डर सताने लगा है, जो जीत के लिए वो कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस महासचिव फिरोज खान ने कहा कि हैदराबाद सीट के लिए कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी में समझौता हो चुका है। फिरोज खान दावा कर रहे हैं कि समझौते के बाद ओवैसी का जीतना तय है। इधर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने निशाना साधते हुए कहा कि यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले मामले को समझाने के लिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि भाई आप जहां कहीं भी जाते आप भाषण दे देते, उससे इनको फायदा हो जाता। तो मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेसियों से, मैं क्या करूं, अल्लाह ने मुझे जबान दी बोलने के लिए। तुम बी टीम बोलते मुझे, सी टीम बोलो, डी बोलो, ई बोलो, एफ बोलो, क्या बोलते बोलो। तुम अली बेते से जीम चीम है कै सब बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बात पर कांग्रेस को कोसने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने क्या अब कांग्रेस से ही समझौता कर लिया है? क्या हैदराबाद की सीट निकालने के लिए ओवैसी को कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ रहा है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि हैदराबाद सीट पर कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी AIMIM में समझौता हो गया है। ऐसा घोषित समझौते की पुष्टि खुद तेलंगाना के कांग्रेस महासचिव फिरोज खान ने की है। फिरोज खान का दावा है कि ओवैसी के कांग्रेस से समझौते के बाद अब हैदराबाद सीट पर ओवैसी की जीत पक्की है। फिरोज खान को 2019 में ओवैसी ने इसी सीट से हराया था। उधर हैदराबाद सीट से बीजेपी ने दमदार उम्मीदवार माधवी लता को उतारा है, जो ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। माधवी लता ने फिरोज खान के बयान पर जवाब दिया कि आखिर साबित हो ही गया कि ओवैसी की पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, जो मिलकर सियासी खेल खेल रहे हैं। So Hyderabad Asaduddin will win because there is a compromise with Asaduddin or MIM party and Congress party. So there is an understanding. So it is inevitable that Asaduddin will win Hyderabad. फिरोज जी बहुत ही जोश से कह रहे हैं कि हम कांग्रेस और MIM ओपनली मिल गए एक दूसरे से। जब लोग इतना ठोस से कह रहे हैं कि हम और MIM मिल गए हैं, ये मेरे समझ से तो बाहर है। तो कैसा कहते हैं बीजेपी का बी टीम AIMIM है? अरे कांग्रेस का बीजेपी का तो पड़ता नहीं है। वो उसको खुद भी फिरोज भाई बोल दिए हैं इतने अच्छी तरीके से। तो बताइए कैसा हुआ मुद्दा कि AIMIM बीजेपी का बी टीम है? इतना ही नहीं, तेलंगाना कांग्रेस के महासचिव फिरोज खान दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में करीब 6 लाख फर्जी वोट हैं, जो ओवैसी की जीत का आधार हैं। इसलिए माधवी लता हैदराबाद जीतने का सपना फिलहाल छोड़ दें। फिरोज खान माधवी लता को सलाह दे रहे हैं कि अगर उनका प्लान हैदराबाद से लड़ने का था तो उन्हें 3-4 महीने पहले आकर मिलना चाहिए था। She is fighting on a wrong pitch. There are Bokasods there. What she can do? So it is very difficult. Madhavi Lata would have come to me 3-4 months back. I would have given all the proofs. Now they have a government. Last time, every time, why I'm losing? Because I'm not in the government. Last time, 223, I lost with a margin of 2,000 votes because of Bokasods. But I had all the proofs. तेलंगाना गवर्नमेंट में कांग्रेस के साथ ही नहीं काम कर रहा है, बल्कि वो भारत देश में भी पूरा INDIA का बी टीम है। ये पक्का है। AIMIM और कांग्रेस मिले हुए हैं। इससे अच्छा हमको कोई प्रूफ नहीं हो सकता। फिरोज खान ये भी दावा कर रहे हैं कि ओवैसी के साथ ये समझौता मजबूरी में किया गया है। फिरोज खान का दावा है कि बीआरएस के सफाई के लिए समझौता किया गया है। When there is a compromise, so the fighters don't have a space or place. This compromise is just because we want to finish BRS. Because BRS last 10 years, they wanted to finish Congress. They purchased all the MLAs, MLCs, Raj Sabhas. यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट इतना ओपन, इतना खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि हम और AIMIM एक है। अब प्रजा को समझना चाहिए असल बी टीम
कांग्रेस का है, AMIM। साफ है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं और ना ही कोई किसी का परमानेंट दुश्मन। ये बात इन अघोषित गठबंधन से साफ हो जाती है। लेकिन सवाल है कि इस गठबंधन से कांग्रेस को नफा होगा या नुकसान। सवाल यह भी है कि मोदी लहर के सामने ओवैसी इतना डर गए हैं कि अपनी सीट बचाने के लिए अब कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपने कई बड़े पॉलिटिकल मंच से यह सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि विपक्षी दल आरोप लगाते थे कि जहां से भी असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारते हैं या चुनाव लड़ते हैं उसका फायदा बीजेपी को हो जाता है। और इसीलिए बार बार ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं असदुद्दीन ओवैसी और जानबूझकर उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार की स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एक साथ होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये घुमा फिरा कर फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचाने के लिए है क्या, या कौन किसके साथ, ये सवाल पड़ा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ तुहिन सिन्हा जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत करीब से इन सारी राजनीतिक गतिविधियों को देख रहे हैं। आदिल हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि AIMIM का प्रवक्ता है, और हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं शुरुआत मैं वरुण पुरोहित जी आप ही से करता हूं। वैसे तो बहुत सारे मंचों से, मैं कितने बयान आपको बताऊंगा, कई सारे मंचों से कांग्रेस पार्टी ने खुलकर कहा कि AIMIM जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन हैदराबाद की सीट को लेकर जिस तरह से आप लोगों की डील सामने आ रही है, गठजोड़ सामने आ रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि AIMIM आपकी भी टीम है। अनुराग जी, आज के राजनीतिक पटल पर कोई भी ABCD टीम नहीं रह गई, सारे कांग्रेसमय हो गई। जो लोग मोदी जी को कोसते थे आज मोदी जी के साथ बैठते हैं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। PDP के साथ बीजेपी कर रही थी, कोस रही थी, एक दूसरे को कोस रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आपस में। तो पूरे देश का राजनीतिक परिदृश्य जो है किसी की समझ में नहीं आ रहा, खास तौर से बीजेपी की तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, रणनीति हो तो इनको बता दो रणनीति, फिर एक अकेला सब पे भारी भाई रणनीति दूसरी पार्टियां आपको बता देंगी तो आप भारी कैसे हो। लेकिन जहां तक हैदराबाद का प्रश्न आप उठा रहे हो, देखिए एक महासचिव ने तेलंगाना ने कहा है स्पष्ट रूप से, अभी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष का या प्रभारी कांग्रेस प्रभारी जो तेलंगाना के उनका है, AICC ने कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं है। हाँ। उनका निजी लोकल लेवल पर किसका क्या कॉम्बिनेशन आपको मैं राजस्थान की बताऊं, राजस्थान के कई भारतीय जनता पार्टी के नेता। वरुण जी मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस फिरोज खान की आप बात कह रहे हैं वो कांग्रेस में अच्छे पद पर है, कांग्रेस के महासचिव, और ना सिर्फ महासचिव है, 2019 का चुनाव उन्होंने ओवैसी के खिलाफ ही लड़ा था सर, हार गए थे, वो बात अलग थी। नहीं, तो वो तो जिम्मेदार व्यक्ति हुए ना। हो सकता है इस बार भी आप लोग रिपीट टिकट देने की सोच रहे हैं उनके बारे में। हालांकि अजहरुद्दीन और कई सारे नाम हैदराबाद की सीट को लेकर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अब जिस तरह से फिरोज खान कह रहे हैं उसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोग वॉक ओवर दे देना अपनी तरफ से, क्या जाइए भैया ओवैसी साहब आप जीत जाइए। अनुराग सिंह जी, जब तक टिकट की पूरी डिक्लेरेशन नहीं हो जाएंगे, जब तक आप ये कैसे कह सकते हो टिकट अगर कांग्रेस कैंडिडेट मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूं क्योंकि आपके महासचिव ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। मेरी बात तो सुनो आप, ये इस समय 2 महीने आपको कई तरह तरह के बयान सभी पार्टी के नेताओं के, फिर हमारे राजस्थान में क्या है, जयपुर में एक त्रिपोलिया गेट है, त्रिपोलिया गजट बोला करते जब तो खूब टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब हो गया, तो ऐसी रोज अफवाहें उड़ती थी, रोज कोई बयान देते थे अपनी पब्लिसिटी को, क्या करते हैं, जब तक ऑथेंटिक बयान नहीं आ जाए जब तक मैं इसको नहीं मानता हूं। अगर कैंडिडेट कांग्रेस डिक्लेयर नहीं करती, जब आप कह सकते हो कि ओवैसी के साथ वरुण साहब, तो कुल मिलाकर आप इस चर्चा में बैठकर ये कह दीजिए कि आपके जो नेता बोलते हैं उसे गंभीरता से ना लिया जाए। नहीं, किसी भी इंडिविजुअल या किसी पार्टी का उसको अपन नहीं कह सकते गंभीरता से, क्योंकि एक मनुष्य का अपने राइट्स है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। पार्टी के स्तर पर मैंने कहा ना, अधिकृत जब तक बयान नहीं आया इस चीज को मैं नहीं मान सकता। दूसरा, आप जो बात कर रहे हो पॉलिटिक्स की, राजस्थान के अंदर कई बीजेपी के आज जो नेता है प्रत्याशियों को हराने में लग रहे हैं, तो अघोषित जो राजनीति है कोई, ये एक्चुअली क्या मीडिया तो देखिए आप लोग तो क्या है बिल्कुल सही लोग हो, आप तो देखते हो पॉलिटिक्स एक आदर्श और एक नैतिकता से चले, क्योंकि आप आम आदमी हो, भारतीय हो, आपको लगता है भारत का राजनीति जो है बिल्कुल आदर्शवादी रहे पब्लिक के फेवर में, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टी है अधिकांश वो नैतिकता आदर्शों का पालन नहीं करती है देश के अंदर। ये आपको मैंने PDP का वो पार्टी, और आप तो कम से कम उन आदर्शों का पालन करेंगे। बहरहाल आप जो बात कह रहे हैं, मैं फिर से चाहूंगा कि आप इस बात को कहिएगा आगे जब मैं आपसे पूछूं कि आपके नेताओं के बयान को गंभीरता से ना लिया जाए। आदिल हसन साहब, चलिए वो तो नहीं मान रहे, उनके महासचिव खुलकर कह रहे हैं कि हम लोग करेंगे कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि हमें ये करना पड़ेगा, बीआरएस को हराने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि बीआरएस हमें खत्म करने का सोचती थी, हमें उसे खत्म करना है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। लेकिन हसन साहब, आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी? किस मंच से नहीं कोसा असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को या दूसरी विपक्षी पार्टियों को? तो क्या आप लोग हैदराबाद में मिलकर लड़ेंगे क्या कांग्रेस पार्टी के साथ? कोई डील हो गई?
अनुराग भाई, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और आप ही बतलाइए जी। कि हम किशनगंज में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम औरंगाबाद में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कोई जनाधार हैदराबाद में नहीं है। हम पिछला असेंबली इलेक्शन 3.5 लाख वोट से जीते हैं, 7 सीट को हम जीत के हैं, वहां पर जीत के हैं। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी हराने के लिए, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब ने कैंपेन किया, राहुल प्रियंका ने कैंपेन किया, तब भी नहीं हरा पाए। हमें क्या जरूरत है इनकी कॉम्प्रोमाइज की? हम बीजेपी को भी हराएंगे और कांग्रेस को भी हराएंगे, दोनों को हराएंगे। इनकी औकात ही क्या है? एक चीज आदिल भाई, आपने जो बात कही वो बहुत पॉइंटेड और मुझे लगता है कि वो दर्शकों तक जाना चाहिए। इस पर जवाब तुहिन भाई भी देंगे, लेकिन उस पर जो आदिल भाई कह रहे हैं ना लोग, कि इसमें जो एम फैक्टर है, मुस्लिम, महिला और मोदी, ये फैक्टर जो है वो इस बार असदुद्दीन ओवैसी को बैकफुट पर ले आता है। इसके चलते उन्हें कांग्रेस का साथ लेना पड़ रहा है, ये कहा जा रहा है। अनुराग भाई, राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर कांग्रेस और बीजेपी ये सीट हरा पाएगी हैदराबाद की, तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। औकात है तो मोदी जी, अमित शाह साहब और राहुल जी खुद चुनाव लड़ ले। अगर हराने की दम है तो ये तो साइबेरियन क्रेन है जो इनके बीजेपी कैंडिडेट है। अभी 15 दिन पहले तो राजनीति में ये औरत आई है, इसको ना गली मोहल्ला का पता है, ना वार्ड का पता है, ना विधानसभा का नाम बता पाएगी। अरे भाई, क्योंकि पैसे वाली कैंडिडेट है। यशोदा हॉस्पिटल एक था वहां पर हैदराबाद में, उससे इन लोग ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे चंदा लिया, इनसे भी कुछ चंदा लिया होगा। इनका बहुत बड़ी संपत्ति है मीडिया चैनल, इसलिए इनको मीडिया बहुत संपत्ति की मालकिनी है, इनका बहुत बड़ा विरिंची हॉस्पिटल की मालकिनी है ये औरत, इसलिए शायद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का कुछ मामला होगा। बीजेपी तो उगाही करती है ना, एक्टॉर्शन से चलाती है, तो शायद कुछ अलग इलेक्टोरल बॉन्ड वाला भी मामला है। तो जनता के बीच में तो हर प्रत्याशी बिल्कुल को तो विधानसभा का नाम नहीं पता है। नहीं, जनता के बीच में जाने वाला प्रत्याशी पैसों के बल पर थोड़ी जाता है। वो तो अपनी काबिलियत के हिसाब से जाता है, जनप्रतिनिधि के तौर पर जाता है। तो अगर माधवी लता के पास पैसे भी हैं तो उसका असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कॉन्टेस्ट करने से क्या लेना देना है? अरे सुनिए, बोलने दीजिए। मैं बीजेपी अपने सबसे ताकतवर कैंडिडेट प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा दे हैदराबाद में, राहुल गांधी चुनाव लड़े तब भी दोनों को हम हराएंगे अल्लाह के फजल से। हैदराबाद की आवाम का भरोसा है। अगर कांग्रेस पार्टी जीत ही नहीं पा रही थी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हथियार डाल दिया। कुल मिलाकर आदिल भाई आप ये कह रहे हैं? अरे कोई जरूरत नहीं है भाई, कहीं रेस में भी नहीं है। कांग्रेस 7 सीट पे हार गई, जमानत जब्त हो गया कांग्रेस का। और फिरोज खान तो बीजेपी का अलायंस में टीडीपी में 2009 में लड़ा है, उस पर केस है। बीजेपी हर उसको बुलाना चाहती है, बीजेपी बुलवाई होगी, ये बीजेपी बुलवाई होगी। अब छोड़ देगा पार्टी, देखिएगा कल बीजेपी में चला जाएगा। कांग्रेस के नेता है सर, बड़े नेता हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि इस चर्चा में बैठकर आप कांग्रेस के महासचिव भाई, गली का नेता आज से बात में। मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आदिल हसन आ रहा हूं मैं। तुहिन जी, ये इतनी सीधी सपाट बात है क्या जितनी इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं आदिल हसन की भैया हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं है, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी लड़े ना लड़े? जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि जो माधवी लता है उन कंटेस्टेंट को देखते हुए या वहां के हालात को देखते हुए आज असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस से डील करनी पड़ रही है। हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुहिन जी प्लीज। कर रहा हूं आपके सामने, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। आपके चैनल का जवाब दे रहे हैं तुहिन भाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज की वर्तमान मुस्लिम लीग है, तो कांग्रेस पार्टी और AIMIM का डील जो है उसका अर्थ यही होता है कि आज की मुस्लिम लीग और AIMIM के बीच एक समझौता होना, तो कोई इसमें बड़ी बात तो है ही नहीं। जैसे देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है आज जिस प्रकार से वो अपने मैनिफेस्टो में जग जाहिर कर चुकी है, आज कांग्रेस पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना के अगर ये बयान दे रहे हैं तो उसको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो ये लोग धमकी देते थे इनके प्रवक्ता के 15% जो है मुसलमान, 15% जो है 85% पे हावी हो जाएगी, क्या कांग्रेस ये सब बयानों का समर्थन कर रही है? फिरोज खान ने इससे भी एक बड़ी बात कही है कि 6 लाख जो है इनके फर्जी वोटर है हैदराबाद में, और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। यही बात माधवी जी भी बार बार कह रही है कि फर्जी वोटर्स का एक बड़ा रैकेट ये लोग चलाते आए हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये दोबारा फिरोज खान ने भी कही है, इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए जी। लेकिन तुहिन भाई, वो माधवी लता को किसी भी तरीके से कंटेस्ट मान ही नहीं रहे अपने खिलाफ। वो कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो जाए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जाए, इस बार हरा नहीं पाएंगे वो। देखिए पूरे देश में ये लोग घूम के जो है चुनाव लड़ चुके हैं। हर जगह जो है ये इनको मुंह की खानी पड़ती है, हर जगह ये परास्त होते हैं। अब हैदराबाद एकमात्र ऐसी जगह है जहां की अभी भी जो है थोड़ा बहुत इनकी चलती थी। लेकिन आज पहली बार
माधवी जी के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद से भी जो है इनका पैकअप होने वाला है और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो संन्यास लेने की स्थिति में आ गए हैं, तो निश्चित तौर पे इनकी। ठीक है, तो इन भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी कर दी है। मैनपुरी से जयवीर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए। चंडीगढ़ से संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काट दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की एक नई लिस्ट, और इस लिस्ट में कौन से नाम है? मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का अच्छा रसूख माना जाता है यहां से, और कहा जाता है कि कोई भी अगर समाजवादी पार्टी से यहां पर चुनाव लड़ रहा है तो उसकी जीत सुनिश्चित है। हाई प्रोफाइल सीट है और यहां से जयवीर सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काट दिया गया है। डिंपल यादव मैनपुरी से और उनके खिलाफ जयवीर सिंह ठाकुर चुनावी मैदान में है। कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, और इन 80 की 80 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश तकरीबन हर सीट पर की है। और ये नई लिस्ट, और इसमें कुछ टिकट कटे हैं और कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया। कौन कौन से नाम? बलिया से नीरज शेखर, ये शिवपाल यादव के खिलाफ। मछली शहर से बीपी सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय, ये काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं और यहीं से इन नामों को इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा आसनसोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आसनसोल पवन सिंह इससे पहले उम्मीदवार बनाए गए थे, यहां से श्री MS आहलूवालिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो जिन सीटों पर अब तक नाम घोषित नहीं हुए थे, जो सीटें अभी तक लग रहा था जहां पर कि किसको मौका दिया जा सकता है, कौन हो सकता है बीजेपी की ओर से, उनमें से हाई प्रोफाइल सीटें मैनपुरी हो, बलिया हो, चाहे वो फिर आसनसोल क्यों ना हो, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। एक बार फिर से मैं आपको नाम बता देता हूं। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशांबी से विनोद सोनकर और फूलपुर से प्रवीण पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सामने आ गई जो हमने आपको बताया, और ये मुकाबले काफी कड़े माने जा रहे हैं। लेकिन मुकाबला हैदराबाद की सीट पर भी काफी कड़ा माना जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि इस बार जो कैंडिडेट है वो ओवैसी को टक्कर देंगे। लेकिन ओवैसी की पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? आदिल हसन प्लीज। बीजेपी कह रही है कि इस बार के कॉन्टेस्ट को लेकर आप घबराए हुए हैं। अरे बड़े भाई, 1984 से लेकर आज तक जीत रहे हैदराबाद की आवाम। दारुसलाम में चाहे माथे पे तिलक हो, सिर पे टोपी हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। ये सब साइबेरियन क्रेड है। मोदी जी आते हैं हैदराबाद चले गए, राहुल जी आते हैं चले जाते हैं। हैदराबाद में इनकी क्षमता नहीं है, नहीं तो दोनों को लड़वा दीजिए चुनाव। दोनों का बोलिए हैदराबाद की आवाम तो बीजेपी के फेवर में था सर कुछ। कौन बोला फेवर में है? आपको कहां पता चल गया फेवर में? असेंबली इलेक्शन में देखे बीजेपी क्या हुआ, 10 सीट भी नहीं ला पाई बीजेपी। हैदराबाद शहर में सिर्फ 24 सीट में 1 सीट जीत पाई बीजेपी। अरे बीजेपी कहीं नहीं है बॉस, 1 सीट जीत पाई है, 10 सीट भी नहीं ला पाई है। अगली बार 50 पार, सब नारा इनका सिर्फ जुमला है। जवाब दे दीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अरे मोदी जी चुनाव लड़ ले हैदराबाद से, क्यों डरते हैं मोदी जी? और इलेक्शन कमीशन पर क्यों सवाल उठा रहे? इलेक्शन प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अशोका रोड से सटा हुआ है इलेक्शन कमीशन। आप देखिए, ये कह रहे हैं 84 से जीत रहे हैं। देखिए ये जो कह रहे हैं कि 84 से हम वो ये जो कह रहे हैं कि 84 से ये लोग वो सीट जीत रहे हैं, तो यही तो कांग्रेस भी 50 साल इस देश में राज की। वो सारी चीजें बदल रही हैं, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया है। और मैं जो कह रहा हूं कि इनसे ज्यादा विचलित और इनसे ज्यादा भयभीत कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जो गढ़ था, जो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हैदराबाद, जहां की कांग्रेस पार्टी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि बीजेपी वो सीट जीतेगी, बीजेपी अब वो सीट जीतने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का जो तेलंगाना में उनकी सरकार बनी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का भी दबदबा जो है तेलंगाना में कम हो जाएगा, और इसलिए इनसे ज्यादा भयभीत कांग्रेस पार्टी है। आज मैं चुनौती दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता आकर फिरोज खान की बात को झुटलाए। आज मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आकर जो है कहे कि अगले एक या 2 दिन में वो अपने प्रत्याशी को खड़ा करने वाले नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी और AIMIM में कोई अंतर नहीं रह गया। विचारधारा के मामले में दोनों एक ही मैं आ रहा हूं पार्टी आपके पास। वरुण जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं एक छोटा सा रिएक्शन अवधेश जी का लेता हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। आदिल भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, आपने अच्छा खासा वक्त लिया। मैं अवधेश जी आपसे समझता हूं, ये जो हैदराबाद की सीट को लेकर अब सारे समीकरण आ रहे हैं, ये सर आप डील के तौर पर देख रहे हैं, या कांग्रेस की वाकई में मजबूरी है, या यूं कह लीजिए कि कॉन्टेस्ट करने की स्थिति में ही कांग्रेस पार्टी नहीं है और इसीलिए कांग्रेस ने बैक ऑफ कर लिया कि भैया ओवैसी साहब आप जीतते आ रहे, आप जीत जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है?
देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी की रणनीति एक ही है कि पूरे भारत में मुसलमानों का इन ब्लॉक वोट हमको मिले, क्योंकि कांग्रेस का मूल्यांकन यह है कि दलित और मुसलमानों के कटने से पार्टी कमजोर हुई है, बाकी भी गई है। और ये ट्रेंड देखा गया है कि तेलंगाना चुनाव में, उसके पहले कर्नाटक चुनाव में इन ब्लॉक कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। इसीलिए जनता दल एस जो है विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कुछ नहीं कर पाई है। तो चूंकि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के नजर में अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन एक मुस्लिम चेहरा है, तो कांग्रेस की सोच यह है कि अगर हमने इनको उम्मीदवार खड़ा किया और तेलंगाना में हमारा मुस्लिम वोट खिसका तो बीआरएस हमसे आगे हो सकती है और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो लोकसभा में पलट सकते हैं। तो कांग्रेस, आप घोषणा पत्र में कांग्रेस को देखेंगे तो अल्पसंख्यकों के नाम पर एक पूरी लिस्ट है ऊपर से नीचे तक। और जहां तक ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, दिसंबर 2020 में हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीतकर दूसरी पार्टी बनी थी। ओवैसी साहब की पार्टी 44 सीटें जीतकर तीसरी पार्टी बन गई थी। तो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है, ये जो लोग वहां के चुनावी तथ्यों से अनजान है वही कह सकते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी प्रबंधन को ठीक से नियोजित न करने के कारण चुनाव हारी है। तब भी उसको 13.91% वोट है, जो ओवैसी जी को प्राप्त वोटों से कितना गुना ज्यादा है वो खुद उनकी पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे। तो इस समय लोकसभा चुनाव का वहां वातावरण बदला हुआ है, पूरा वातावरण। आप जिस प्रकार से देश का वातावरण बदला है वैसे वहां का भी वातावरण बदला हुआ है। और जो माधवी लता है, जिनके बारे में ये मजाक उड़ा रहे थे, वो मुसलमानों के बीच मदरसों में जाके काम करती हैं, वहां कैंप लगाती हैं, बच्चों को शिक्षा देती है, मुसलमानों के बीच। लेकिन अवधेश जी, मुझे स्टंप में भी समझाइए कि ओवैसी का नाम लेते ही देश की सियासत में बी टीम वाली सियासत बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी वॉकओवर भी दे रही है, डील है, तो तब तो ये तो तय है कि बी टीम है। लेकिन अगर वॉकओवर भी दे रही है तो क्या ये बी टीम बनाने की कोशिश नहीं है ओवैसी को? अनुराग, ओवैसी को सारी पार्टियां भी जो भाजपा विरोधी है कहती है तो भाजपा का काम करते हैं। हाँ, नहीं, ये भाजपा का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी तो बाकी पार्टियां कई जगह कहती है कि ये भी बीजेपी का ही काम कांग्रेस करती है। भले अखिलेश यादव ने अभी उनके साथ समझौता कर लिया है, लेकिन अखिलेश जी तो कहते रहे कि कांग्रेस तो भाजपा के मध्य प्रदेश के इलेक्शन में क्या दिया को राष्ट्रीय। अनुराग, ये सारी पार्टियां एक दूसरे पर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और जब बढ़ी है तो सभी पार्टियों की कीमत पर बढ़ी है, सभी पार्टियों का जनाधार खत्म करके भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत हैदराबाद तक है, वो करीमनगर तो जाते नहीं है। करीमनगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का मुस्लिमों की अधिकतम आबादी है। उसी ढंग से कुरनूल में जाते हैं, उनका हैदराबाद एक क्षेत्र है, लेकिन हैदराबाद में पिछले नगर निगम चुनाव में चुनौती मिली है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने चूंकि टी राजा सिंह को पहले निकाल दिया था, इसके कारण कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, अध्यक्ष को चुनाव से ठीक पहले हटा कर दिया, तो वो चीजें उनकी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। लोकसभा चुनाव में चीजें संभली हुई है। और हैदराबाद का चुनाव, इस समय हैदराबाद का चुनाव पूरे तेलंगाना में एक एक आदमी की दृष्टि से है। जिस ढंग से असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनौती बीजेपी तो कह रही है कि हम 3 एम के साथ जा रहे हैं, मुस्लिम, महिला और मोदी, इन 3 फैक्टर्स के साथ चुनाव में जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। वरुण जी, आदिल भाई इसके बाद आता हूं, वरुण जी को कह लेने दीजिए। वरुण जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वरुण जी, लेकिन अगर तो डील है और आप हमारे सामने नहीं बता रहे तब तो बात ठीक है, हो सकता है कि बैक ऑफ द डोर आप लोगों ने कर लिया हो। लेकिन अगर आप लोग घुटने भी टेक रहे हैं तो भी तो आप रोल जो प्ले कर रहे हैं वो ओवैसी को बी टीम बनाकर ही रोल प्ले कर रहे हैं ना। वहां पर जो अभी तक कॉन्टेस्ट होता था AIMIM, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता था और छोटी मोटी पार्टियां थी, लेकिन आप लोगों ने तो अपने वोट को शिफ्ट होने का मौका दे दिया ना AIMIM को। अनुराग भाई, मैंने आपको पहले भी कहा, किसी ने मौका दे दिया। कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी जब होगी। अवधेश कुमार जी के कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की सोच है, महासचिव दावा कर रहे हैं ना सर। अनुराग, नहीं दावा, मैंने कहा ना चुनावी टाइम में कौन क्या, बीजेपी के भी नेता क्या क्या बोलते हैं, कांग्रेस के भी क्या बोलते हैं, दूसरी पार्टियों क्या क्या बोलते हैं, बीजेपी के नेताओं को गिना दूं मैं आपको। आज तेजस्वी की मछली की बात पे वही गिरिराज सिंह जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वही 4 दिन पहले मीट की शॉप्स का प्रचार कर रहे थे। तो ये सब सारे चुनावी सीजन है। हमारे यहाँ त्रिपुलिया गजट, मैंने कहा ना, कई हवाएं उड़ती है। दूसरी अभी अवधेश जी कांग्रेस की बातें बता रहे हैं, कांग्रेस का ब्रेन बैंक जैसे यही है, कांग्रेस की ये सोच है, कांग्रेस की ये सोच है। तो इन भाई भी कांग्रेस से डर रही है। कांग्रेस, अरे डर तो आप रहे हो, मतलब आपने किसी का नाम ही नहीं लिया। आप भी 100 बार जप रहे हो कांग्रेस का नाम। कांग्रेस के फिर आदमी क्यों लेते हो? अगर हम डर रहे हैं
तो कांग्रेस के आदमी आप क्यों लेते हो? डर तो आप रहे हो। आपकी सबसे बड़ी पार्टी मोबाइल के बटन दबा के बनी थी, तो एक भी कांग्रेसी लेने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, कांग्रेस का अपना सिस्टम है, बीजेपी का रेप्लिका नहीं, मैंने कई बार कहा। ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 मिनट अनुराग सिंह, हाँ प्लीज अपनी बात 15% वोटों के लिए कांग्रेस कर रही है। देखो इनका सोच, ये क्या एक पिक्चराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि 15% के लिए कांग्रेस पागल है। कांग्रेस कि खाली मुसलमान वोटों के लिए काम कर रही है, बाकी वोट लेना नहीं चाहते, इसका मतलब हम सीट जीतना ही नहीं चाहते। ये बीजेपी का जो मेंटल सेटअप है ना, ये क्रिएट करना चाह रहे हैं देश के अंदर, क्योंकि ये भयाक्रांत है। हिंदू करते थे, हिंदू इनको वोट दे नहीं रहे। आपको मैं आज के एक 10 सेकंड बोलूंगा, इनकी बीजेपी के युवा शाखा के कार्यकर्ता बाजार है मेरे घर के पास में, जयपुर में, आप पधारोगे, वो कह रहे थे कि भैया 25 में से 10 सीटें कांग्रेस की आ रही है, तो खुद मान रहे हैं इस बात। मैं आ रहा हूं आदिल भाई थोड़ा सा वेट कीजिए ना। हाँ बीजेपी के लोग तो खुद अपने कैंडिडेट हरवा रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से टिकटें काटी है ना, तो राजनीति है, कोई भजन करने ना तो मोदी जी है, लेकिन सर तो वसुंधरा जी आई है ना, आप चूंकि मान नहीं रहे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी उठकर कुछ भी कह दे तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो आप लोगों ने घुटने टेक दिए सर हैदराबाद की सीट पर। पिछले कितने सालों से आप जीत नहीं पाए, तो आपने घुटने टेक दिए, आप तो कंटेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और फिर मैं अमेठी जैसी सीटों की क्या बात करूं? ठीक है वरुण जी, एक बार जवाब ले लेते तुहिन भाई का, फिर आदिल हसन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तुहिन जी, आप वो कह रहे हैं कि आप कहां 15% की बात कर रहे हैं? पागल थोड़ी कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ 15% तक सीमित रहेगी और ओवैसी का साथ देगी। तुहिन भाई प्लीज। अनुराग, देखिए आज कांग्रेस पार्टी और AIMIM के बीच पूरी तरह से वैचारिक समानता है। आपने देखा होगा हमास के विषय पर आज की तारीख में इन दो पार्टियों के बीच पूरी तरह से वैचारिक समानता है। आपने देखा होगा किस तरह से हमास के विषय पर इन दोनों ने एक बार भी आतंकवाद का शब्द नहीं यूज किया था। तो इन दोनों के बीच वैचारिक समानता है। हम यही चाहते हैं कि खुलकर सामने आए। कांग्रेस पार्टी जो ये क्या बैक ऑफ द टेबल डील है, क्या अंडर द टेबल डील है, क्या ये सामने आए और देश को बताए कि ये दोनों एक साथ हैं। तुहिन सिन्हा जी, क्या ये अंडर द टेबल डील है जो कि जनता के सामने ये दोनों राजनीतिक पार्टियां खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर रही? अंडर द टेबल तो है ही, अंडर द टेबल है, लेकिन अब आपको अब मीडिया को पता चल चुका है। हम यही चाहते हैं कि खुलकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों पार्टियां जो है अपना विलय अनाउंस करें, डिक्लेयर करें, क्योंकि जो इनकी वैचारिक समानता जो है वो देश देख रहा है। ठीक है, आदिल हसन प्लीज जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं तुहिन भाई कि ये अंडर द टेबल डील है और आप खुलकर एक्सेप्ट कर लीजिए सामने आकर। अरे जो भाजपा 10 सीट तेलंगाना में जीत नहीं सकती है, वो हमको क्या नसीहत दे रही है? और जीएचएमसी की वरिष्ठ पत्रकार, भाजपा के जो वरिष्ठ पत्रकार बतला रहे हैं, जीएचएमसी में हम सिर्फ 60 सीट लड़े थे और 150 सीट पे बीजेपी लड़ी थी। हम एमएलए में 8 सीट लड़े थे, हमने अजहरुद्दीन को चुनाव लड़ाया था, इन्होंने 120 सीट पे लड़ी थी, तब इनका वोट शेयर इतना है। मोदी जी सुबह शाम तेलंगाना आते थे, अमित शाह आते थे, जेपी नड्डा आते थे, स्मृति ईरानी आती थी, भाजपा का 40 कैबिनेट मिनिस्टर आके, मुख्यमंत्री आके कैंपेन करता था। और सबसे कमजोर भाजपा में अगर भाजपा में क्षमता है तो मोदी जी को लड़ा देना चुनाव। अरे ये साइबेरियन तो ऐसे तो भाजपा भी कहेगी ओवैसी में अगर क्षमता है तो जाके बनारस लड़ लीजिए, वाराणसी से लड़ लीजिए। तुहिन भाई 10 सेकंड, उसके बाद अवधेश जी के पास जा रहा हूं। तुहिन भाई 10 सेकंड दे दूं। हाँ 10 सेकंड तुहिन भाई। देखिए अगर पिछले तेलंगाना के असेंबली चुनाव में किसी पार्टी की वोट शेयर बढ़ी है तो भाजपा की बढ़ी है। 6% से हम 12% पर आ गए और जब 6% वोट शेयर था असेंबली में, तब भी हमें वहां 4 लोकसभा सीटें मिली थी 2019 में। तो इस बार अवधेश जी लास्ट 20 सेकंड सर आपके लिए, सिर्फ 10 सीटें जो है। अवधेश जी कंक्लूड कर दीजिए। दोनों राजनीतिक पार्टियां एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है ये सारी डीलिंग अंडर द टेबल है। आप समझ सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी का लिखिए अच्छा नहीं, कांग्रेस ने भले घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस में बिल्कुल इस बात की चर्चा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लड़ने से तेलंगाना का मुस्लिम वोट हमसे कट सकता है, पड़ोसी कर्नाटक में कट सकता है, आंध्र में कट सकता है, इसलिए सोच समझकर फैसला करे। लेकिन कांग्रेस ये पहली बार नहीं कर रही है। कांग्रेस ने कि एक ही लक्ष्य बनाया कि भाजपा को हराने के लिए अपनी बलि चढ़ा दो। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस दूसरी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी को 1 सीटें गुजरात में दे रही है। और वरुण पुरोहित जी की बात माने तो कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति की एक दधीची बन रही है, जो अपनी हड्डी गला गलाकर दूसरी पार्टियों को खुराक दे रही है। ठीक है सर, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी नेताओं की मत सुनिए, और ये मुझे ज्यादा हास्यास्पद लगता है। वरुण जी बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सादगीपूर्ण बातें खैर आपने की। क्या होगा चुनाव